हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम जो मैरिज एक्ट था 2006 का चाइल्ड वाला वो देखने वाले हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और इसके पहले हमने पोक्सो एक्ट भी देख चुके हैं और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 भी देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। और आज हम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पढ़ने वाले हैं और ये क्लास हॉस्टल वार्डन की चलाई जा रही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चन बाहर देखने भी नहीं मिलेगा। तो हम इसमें बाल विवाह निषेध में सभी प्रावधान और धाराएं और जो दंड बताए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सक्षम अधिकारी हैं उनके क्या नियम कानून हैं और उन अधिकारियों की जो भूमिकाएं हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब इसको समझते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कि क्या होता है। इसमें कुल मिलाकर इस एक्ट में एक ब्रीफ देखा जाए, समरी टाइप को जिसको बोल सकते हैं, एक लाइन में अगर हम कहें तो जो बाल विवाह होता है उसमें सिर्फ यही बात कही गई कि जो 18 वर्ष से कम या जो लड़के की जो आयु होती है 21 वर्ष उससे कम हो तो उसको बाल विवाह के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह को रोकना, जहाँ दुल्हा या दुल्हन विवाह योग्य आयु यानी कि लड़कियों के मामले में 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम है, यह सुनिश्चित करने के लिए समाज से बाल विवाह का उन्मूलन हो। भारत सरकार ने बाल विवाह पर बने पहले विधान बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को बदलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया है। तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इसके पहले जब अधिनियम बनाया गया था तो कौन सा अधिनियम था और कब बना था। तो ये बना था विधान बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। ठीक है। और इस शारदा एक्ट के तहत जो पहले बनाया गया था उसकी बात हो रही है। उसके बाद इसी अधिनियम को 2006 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ित को राहत सुरक्षा देने का प्रावधान है तथा यह अधिनियम उन लोगों के लिए सज़ा में वृद्धि करता है जो ऐसे विवाह को बढ़ावा देते हैं या ऐसा विवाह करने के लिए बहकाते हैं या ऐसा विवाह कराते हैं। ठीक है। यानी कि इस एक्ट में बात क्या कही गई है कि ऐसे व्यक्तियों को सज़ा का प्रावधान होगा जो इन चीज़ों के लेकर उकसाते हैं या इन लोगों को लेकर बहकाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि ऐसे पीड़ित जो भी रहेंगे अधिनियम के अंतर्गत उनको राहत देने का कार्य भी किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत ये बात भी कही गई थी 2006 में। और साथ ही साथ जो भी अपराध हो रहे हैं उनको बढ़ावा जो देते हैं उनके लिए भी अपराध का प्रावधान किया गया था। ठीक है। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो पहले परिभाषाओं में बालक के संबंध में हम समझते हैं कि बच्चा वह व्यक्ति जिसने यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई है। वो किसके अंतर्गत आएंगे? बाल विवाह के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। यानी कि ये बच्चे ही है अभी, क्योंकि ये जो परिपक्व आयु जो होती है उससे अभी कम है, यानी नाबालिग जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। बंधन में आने वाले पक्षकार दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष जिसका विवाह या विवाह होने वाला है वो, या अगर मान लेते हैं कि एक यहाँ पे गर्ल समझते हैं, एक ये बॉय है। ठीक है। मान लेते हैं ये 20 साल की, लेकिन जो बॉयज़ में 21 साल होना चाहिए वो कम साल का, मान लेते हैं 17 साल का है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। यानी कि या तो लड़का या तो लड़की दोनों में से कोई एक भी अगर एज कम आती है तो उसको भी बाल विवाह के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। ठीक है। बाल विवाह का अर्थ वैसे विवाह से जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक है। अवयस्क, अवयस्क का मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसे वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन वयस्क नहीं माना जाता, यानी कि वही 18 और 21 का क्राइटेरिया रहेगा। तो किस अधिनियम के तहत का है? अधिनियम 1875 के अधीन। ठीक है। चलिए अब इसमें अगली बात क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 3, इसको समझते हैं। शून्यकरण विवाह किस में दर्शाई गई है? तो पहली बात ये याद रखेंगे कि धारा 3 में शून्यकरणीय विवाह माना जाएगा। शून्यकरण का मतलब होता है कि अमान्य, जिसको मान्यता नहीं मिलेगी, और वो किस कंडीशन में होगा उसको समझते हैं। प्रत्येक ऐसा बाल विवाह शून्यकरण होगा जिसमें विवाह बंधन में आने वाला कोई भी पक्षकार विवाह के समय बालक हो, चाहे ऐसा विवाह इस अधिनियम के आने से पहले संपन्न हुआ या बाद में। यानी कि कुल मिला के अशून्यकरण यानी कि उसको विवाह नहीं माना जाएगा जब वो नाबालिग होते दोनों पक्षकारों, यानी कि लड़का या लड़की दोनों में से अगर कोई भी एक पर्सन अगर नाबालिग है तो उसको विवाह नहीं माना जाएगा, उसको अमान्य विवाह माना जाएगा। ठीक है। ऐसे बाल विवाह के संबंध में विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा
जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके शून्यता का फरमान प्राप्त किया जा सकता है। न्यायालय में अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार यदि आवश्यक है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से फाइल की जा सकती है। ठीक है, अगर कोई भी अगर इस टाइप की अर्जी करता है तो उसको प्रतिषेध अधिकारी द्वारा उसको फाइल भी की जा सकती है। बाल विवाह के बंधन में बालक बालिका वयस्क होने के 2 साल के भीतर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर बाल विवाह हो जाता है, ये बाल विवाह कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो अर्जी डालते हैं तो क्या होता है 2 साल के भीतर अगर जिला न्यायालय में अगर अर्जी दायर कर सकते हैं कि अब हम शादी लायक हो चुके हैं या बालिग हो चुके हैं, अब शादी कर सकते हैं ना। डिग्री प्रदान करने के समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों, उनके माता पिता या उनके संरक्षकों या दिशा निर्देश आदेश करेगा कि वे दूसरे पक्षकार, उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं और जितने भी आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अन्य उपहार को रकम और धन लौटा दे। यानी कि जैसे गर्ल्स और बॉयज़ में अगर नाबालिग की शादी हो रही है तो क्या होता है, भारत में वैसे भी दहेज प्रथा का है, बहुत सारे धनों का आदान प्रदान भी होता है। तो ये चूँकि अब इसको हम अमान्य मान रहे हैं ना, विवाह को अमान्य मान रहे हैं, तो जो भी धन दिया गया है या लिया गया है वो सब एक दूसरे से पक्षकारों को क्या करना होता है, आपस में लौटाना पड़ता है। ठीक है, तो यही बात कही गई है धारा 3 में। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बाल विवाह की शिकायत किससे और कहाँ कर सकते हैं। तो 198, 190 और 100 नंबर पर डायल करके हम इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत सीधे बाल विवाह निषेध अधिकारी से भी की जा सकती है, यानी कि इस बाल विवाह के अंतर्गत एक अधिकारी बनाया जाता है जो बाल विवाह निषेध अधिकारी उसे कहा जाता है। नज़दीकी पुलिस थाने में भी इसकी एफआईआर दर्ज की जा सकती है या जिला अधिकारी से भी इसको शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, धारा 3 में हमने समझ ली क्या होता है। अब धारा 4 में बात करते हैं कि बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध कराना, ये किसके अंतर्गत कही गई है, धारा 4 के अंतर्गत कही गई है। क्या होता है जब बाल विवाह होता है तो जो भी पीड़ित होता है, जो नाबालिग है, जिसकी आयु अभी विवाह के लायक नहीं हुई है, तो उसके भरण पोषण के लिए जो नियम या उपबंध बनाए गए हैं वो धारा 4 के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। तो इसमें समझते हैं कि क्या बात कही गई है। ठीक है, डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण और रखरखाव का भुगतान करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम में अंतिम आदेश भी कर सकेगा। तो जो भी जिला न्यायालय है तो उसमें देखते हैं कि जो पक्षकार है उसके अंतर्गत जो भी नाबालिग है तो उसके जब तक वो शादी लायक उसकी एज नहीं हो जाती, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, शादी के विवाह की उम्र जो नहीं हो जाती, तब तक उसके भरण पोषण के लिए भी अधिकारी जो होता है उसको निर्देश दे सकता है या आदेश कर सकता है कि उसकी ये व्यवस्था की जाए। ठीक है, दिए जाने वाले भरण पोषण की मात्रा का निर्णय जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और भुगतान प्रदान करने वाले पक्षकार की आय साधनों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। यानी कि उसको क्राइटेरिया भी देखा जाएगा कि वो किस बैकग्राउंड से है ना, उस टाइप की चीज़ें भी देखी जाएंगी। भरण पोषण की रकम का भुगतान मासिक या एक मुश्त राशि के रूप में करने का भी दिशा निर्देश दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये धारा 4 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, अब बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा धारा 4 के अंतर्गत ये बात कही गई है। होता है जैसे मान लो किसी ने ये अपराध कर भी दिया बाल विवाह का, तो उससे जो जन्म होता है बच्चे का, तो वो जो भरण पोषण उसका या उसकी अभिरक्षा करने का जो कर्तव्य रहेगा वो धारा 4 के अंतर्गत बात कही गई है। तो समझते हैं धारा 4 में किस प्रकार की बातें कही गई हैं। जहाँ बाल विवाह से जन्मे बालक हैं वहाँ जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। यानी कि जो अधिकारी होगा उससे बाल विवाह से जो जन्मे बच्चे होंगे उनको भी न्यायालय क्या करेगा, उनकी अभिरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। ठीक है, इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा सर्वप्रति ध्यान दिया जाएगा। तो होता क्या है कि उसके कल्याण के लिए मतलब सबसे पहले जो महत्व दिया जाएगा उसके कल्याण को के अंतर्गत उसका ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, न्यायालय रखरखाव के उचित आदेश भी देगा और मुलाकात के आदेश भी जारी करेगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं धारा 6, बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्माज्ञता। ये किसके अंतर्गत कही है बात, धारा 6 के अंतर्गत ये बात कही गई है।
डिक्री किए जाने से पहले विवाह से जन्मा या गर्भहित प्रत्येक बालक वैध माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाबालिग शादी हुई ज़रूर है, लेकिन जो जन्मा बच्चा है या गर्भहित बच्चा या गर्भ में जो पल बच्चा है, उसको बालक को जो होगा उसको वैध माना जाएगा। भले ही न्यायालय द्वारा ऐसे विवाह को शून्यकरण घोषित कर दिया गया हो। यानी कि भले ही न्यायालय उसको शादी को क्या कर दे, अमान्य घोषित कर दे, शादी को ना माने, लेकिन जो बालक होगा गर्भहित हो या फिर जन्म हो चुका हो उस बच्चे का, उसको कैसा माना जाएगा, वैध बालक माना जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन में होता है क्या है कि जब दोनों पक्षों में से कोई व्यक्ति या दोनों अगर बालिग हो जाते हैं तो उसको न्यायालय द्वारा जो भी कानूनी रूप से उसको फिर उसको सौंप दिया जाता है बालक को, है ना, वैध कर दिया जाता है। ठीक है। अगला है जिला न्यायालय के पास धारा 3, 4 और 5 के तहत जारी किए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति धारा 7 में गई है। तो अभी हमने धारा 3 देखे, धारा 4 देखे और धारा 5 देखे। तो इन तीनों को लागू करने की जो शक्ति है वो शक्ति किस में दी गई है, धारा 7 में दी गई है। ठीक है। तो इन सभी को पारित आदेश को संशोधित करना या निरस्त करने की शक्ति किस में दी गई है, धारा 7 में दी गई है। अर्थात यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है तो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी किसी आदेश में जोड़ने, संशोधित या निरस्त करने की शक्ति होगी। जैसे कि रखरखाव, निवास आदि के संबंध के लिए किए जाने वाले निर्णय। मान लेते हैं जैसे धारा 3, 4, 5 में अगर न्यायालय द्वारा, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जैसे कोई त्रुटि हो गई या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कुछ त्रुटियां हो गई, कुछ गलतियां हो गई, तो उनको परिवर्तन करने के लिए, उनको सुधारने के लिए उसकी शक्तियाँ किस में दी गई हैं, धारा 7 में बात कही गई है उन शक्तियों की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है धारा 8। धारा 8 में वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए, ये धारा 8 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए बाल विवाह से जन्मे बालकों के भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए आवेदन उस जिला न्यायालय के समक्ष ले जाया जा सकता है, वहाँ जहाँ उसके अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है। तो धारा 8 में यही बात कही गई है। ठीक है। तो बाल विवाह से जो जन्मे बच्चे होते हैं उनके भरण पोषण अभिरक्षा के लिए वो आवेदन कर सकता है। ठीक है। न्यायालय के समक्ष जा सकता है, जहाँ जहाँ उसका ये अधिकार क्षेत्र भी है। तो ये अधिकार भी दिया गया है किसके अंतर्गत, धारा 8 के अंतर्गत। जैसे प्रतिवादी बच्चा रहता है, जहाँ विवाह का अवसर हुआ था, यहाँ पक्षकार अंतिम बार रहे थे, या जहाँ याचिकर्ता याचिका की प्रस्तुत की तारीख पर निवास कर रहा है, ये सब धारा 8 के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे धारा 12, इसके बारे में भी समझते हैं। कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना, धारा 12 में बात कही गई है। अब ये क्या है उसको समझते हैं। विधिपूर्ण संरक्षण की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है, तब ही धारा 12 लागू की जाती है। ठीक है। जैसे कोई जो बच्चा जन्म ले चुका है, तो जो उसकी देखरेख से उसको बाहर अगर किया जा रहा है, उसको अच्छे से उसकी अभिरक्षा नहीं की जा रही है, उसको फुसलाया जा रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, धारा 12 के अंतर्गत। किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवचनापूर्ण साधनों में उपरेरित किया जाता है, तब भी। होता क्या है कि जब बाल विवाह होता है तो बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी रहती है जिनको झेल पाना थोड़ा सा कठिन भी होता है। ठीक है। और अदर कास्ट का भी यही सिस्टम होता है कि अदर कास्ट में भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक चीज़ें ऐसी होती है जिनको झेल पाना थोड़ा कठिन होता है। तो वही कानून जो रहता है इसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर उनको कोई दोनों पक्षकारों को अगर कोई बाहर निकालना चाह रहा है या उनको बलपूर्वक बाध्य कर रहा है, तो उनके प्रति भी धारा 12 भी लागू होती है। ठीक है। विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है। तो अब जो बच्चा होगा, जो बाल विवाह से जन्मा होगा, उसको जबरन विक्रय यानी कि बेचा जा रहा है या उसका जबरन विवाह भी कराया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत भी धारा 12 लागू होगी, जिसमें विवाह को शून्य माना जाएगा। ठीक है। अवयस्क बालक है क्योंकि। ठीक है। यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस अयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है, अनैतिक प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो वहाँ ऐसा विवाह भी अमान्य और शून्य होगा। इसमें भी आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कि दुर्व्यापार यानी कि देह का व्यापार करना। ठीक है। इस कंडीशन में भी उसको क्या कैसा माना जाएगा, अमान्य और शून्य ही माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से धारा 13 के बारे में समझते हैं। धारा 13 कहती है कि बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश यानी कि निषेधाज्ञा जारी करने की न्यायालय की शक्ति। यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है, तो इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया
है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है तो मजिस्ट्रेट ऐसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई संगम भी शामिल है ऐसे विवाह को प्रतिषेध करने वाला आदेश निकालेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये संगठन है जो इन बाल विवाह को बढ़ावा देता है, तो क्या करेगा, जो सक्षम अधिकारी उस संगठन के खिलाफ भी कानूनन जो भी कार्रवाई की जा सकती है उस टाइप के आदेश को भी पारित करने की उसके पास शक्ति होगी, मजिस्ट्रेट के पास। ये बात किस में कही गई है? धारा 13 में ही कही गई है। ठीक है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला कह रहा है इसी में कि कोई आदेश किसी व्यक्ति, किसी संगठन सदस्य या व्यक्ति समूह के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्य या व्यक्ति को समूह पहले से सूचना ना दी हो और उसे या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर ना दिया हो। हालांकि तत्कालीन मामले में अदालत के पास कोई सूचना दिए बिना अंतरिम आदेश निकालने की शक्ति होगी। यानी कि अगर जैसे ही सक्षम अधिकारी को ये पता चल जाता है या न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते हैं कि यहाँ पे ऐसी-ऐसी अपराध हुए हैं या ऐसा बाल विवाह हुआ है, तो सक्षम अधिकारी पास उसके पास आदेश निकालने के जो भी होगा शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। और जो कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी उसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया है, उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों दंडनीय होंगे। तो याद रखेंगे, अगर ऐसे आदेश पारित भी किए जाते हैं और कोई उसकी अवहेलना करता है ना, उसके प्रावधान का पालन नहीं करता, उस नियम का पालन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है इसमें कि परंतु कोई भी महिला इस अधिनियम के तहत कारावास से दंडनीय नहीं होगी। महिलाओं को तो कुछ विशेष छूट दी गई है, तो उनको कारावास से दंडनीय नहीं होगा, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अक्षय तृतीया जैसे कुछ निश्चित दिनों में सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए जिलाधिकारी उन सभी शक्तियों के साथ बाल विवाह निषेध अधिकारी सीएमपीओ समझा जाएगा जो इस अधिनियम के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी सीएम को दी गई है, ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए वह भी समुचित उपाय कर सके और इस तरह के विवाह रोकने के लिए समुचित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सके। आपको पता होगा अक्षय तृतीया में बहुत ज़्यादा बाल विवाह देखने मिलते हैं क्योंकि एक परंपरा सी जुड़ी है ना, तो ऐसे अवसरों पर भी जो अधिकारी होगा उसके पास शक्ति प्राप्त होगी कि उसका इन्वेस्टिगेशन करे, वहाँ पे इंस्पेक्शन करे, पहुँच कर इन सभी चीज़ों को रोकने का प्रयास करे। ठीक है। धारा 14 कह रहा है कि व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। धारा 14 के अंतर्गत ये बात कही गई है, किसी भी बाल विवाह के विरुद्ध जब व्यादेश जारी किया जाता है, चाहे वह अंतिम हो या अंतरिम, और उस आदेश की अवज्ञा कर बाल विवाह का आयोजन किया जाता है तो ऐसे विवाह को प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। अब चूंकि हम बात समझते हैं कि जैसे अगर अक्षय तृतीया में, जैसे मान लेते हैं कि कुछ 1 सप्ताह मान लेते हैं कि 7 दिन बाद अक्षय तृतीया आने वाला है, तो प्रशासन क्या करेगा, पहले ही ऑर्डर जारी कर देगा कि अक्षय तृतीया आने वाला है, तो कृपया आप कोई भी ऐसे बाल विवाह से रिलेटेड कोई भी समागम या संगम संपन्न ना करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा आदेश पारित होता है 1 सप्ताह पहले अक्षय तृतीया से मान लेते हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई संगठन या कोई इस प्रकार के बाल विवाह को करवाता है तो उसके विरुद्ध भी क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उसको पहले से ही अमान्य घोषित किया जाएगा, यानी कि ऐसे विवाह को माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यही बात धारा 14 में की जा रही। ठीक है। उसके बाद धारा 16 में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है। तो धारा 16 क्या कह रही है उसके बारे में जानते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और उनके कर्तव्य। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि धारा 16 में क्या कहा गया है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और उनके जो कर्तव्य हैं धारा 16 में यही बात कही गई है। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं उनके, ये समझते हैं। तो बाल विवाह के अनुष्ठान पर कार्रवाई करके उसे रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अनुष्ठान में कार्रवाई की जाएगी तो इसका इफेक्ट अन्य संस्थानों में भी पड़ेगा, है ना, तो वो भी क्या सोचेंगे कि कानूनी कार्रवाई की जाती है, इसलिए वो अन्य संस्थान भी क्या करेंगे, बाल विवाह करने से बचेंगे। तो ये उनका पहला कर्तव्य हो गया अधिकारियों का। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके प्रति जो भी प्रूफ होंगे, जो साक्ष्य होंगे, उनको इकट्ठा करने का भी किनका काम है, अधिकारियों का ही काम है। स्थानीय लोगों को सलाह दें कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसके होने में सहायता देने या बाल विवाह होने की अनुमति देने या उसमें शामिल होने में अपना योगदान ना दें। यानी कि उन अधिकारियों का एक सबसे बड़ा कर्तव्य होगा कि उनको जागरूक करें ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। ऐसी सलाह दी जाए कि बाल विवाह के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में जागरूक करना ताकि बाल विवाह को रोका जा सके, ये भी इनका कर्तव्य होगा। ठीक है।
बाल विवाह के परिणामस्वरूप होने वाली बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना, बाल विवाह के मुद्दे पर सामुदायिक संवेदनाएं बनाए रखना, ये सब इनके कर्तव्यों में शामिल होंगे। सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने वाले विवरण और आंकड़े प्रस्तुत करना। क्या होगा अगर आंकड़े प्रस्तुत करे जाएंगे, उनके द्वारा होने वाले नुकसानों के बारे में बताया जाएगा, तो ऑटोमेटिक जागरूकता फैलेगी और बाल विवाह को रोकने में भी सक्षम हो पाएंगे। ठीक है। सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें। तो जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और जागरूकता फैलाने का भी किनका काम होगा? अधिकारियों का ही काम होगा। ठीक है। अब इनके अंतर्गत जो धारा लगाई गई थी वो तो हमने देख ली। अब अपराध और सज़ा देखते हैं। इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध और सज़ा है इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन देखने भी मिलेंगे। ठीक है। तो बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति वयस्क है और वो पुरुष है और लेकिन वो किसी बच्ची से शादी कर रहा है जिसकी एज 18 से कम है या नाबालिग है, तो जब 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों दंडनीय होंगे। ये धारा 9 में बात की गई है। ठीक है। वयस्क पुरुष अगर ऐसा करता है तो धारा 9 में सजा का प्रावधान है। ठीक है। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। धारा 10 में ये बात कही गई है। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, जब वह साबित ना कर दे कि उसके पास ये विश्वास करने का कारण थी कि बाल विवाह नहीं था, तो वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, या जुर्माने तक 1 लाख रुपए हो सके या दोनों दंडनीय होंगे। तो धारा 10 में कुल मिला के ये बात कही गई कि जो भी व्यक्ति बाल विवाह को संपन्न कराता है और अगर वो कानूनन रूप से अगर वो साक्ष्य नहीं दे पा रहा है अधिकारी को कि ये दोनों क्या हैं? वयस्क हैं, तो ऐसे मतलब कंडीशन में क्या होगा कि उसके अंदर धारा 10 लगाई जाएगी और दंड और उसको अपराध ही माना जाएगा, जिसमें आपको पता हो गया 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल का कारावास भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा है कि बाल विवाह के अनुष्ठान को बढ़ावा देने या उसे अनुमति देने के लिए दंड। अगर कोई अनुष्ठान को बढ़ावा दे रहा है, बाल विवाह के लिए अनुमति दे रहा है, तो उसके लिए जो दंड होंगे वो समझते हैं हम। जहाँ कोई बालक बाल विवाह करेगा, वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर बालक की जिम्मेदारी, चाहे माता पिता अथवा संरक्षक हो या अन्य कोई व्यक्ति जिसमें किसी संगठन या सदस्य व्यक्ति समूह शामिल है, वह कोई ऐसा कार्य करता है जिससे बाल विवाह को बढ़ावा या अनुमति मिले, तो ऐसे बाल विवाह को रोकने की लापरवाही दिखाता है और रोक नहीं पाता, बाल विवाह में उपस्थित रहता है और अपना सहयोग भी देता है, तो वह कठोर कारावास से 2 वर्ष तक की अवधि में कारावास और जुर्माना या 1 लाख रुपये का या दोनों दंडनीय होंगे। तो सभी में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अपराध क्या होंगे, तो सिर्फ दंड जो मिल रहा है तो याद रखेंगे अधिकतर सभी में 2 साल का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों शामिल हो सकते हैं। ये सभी में कंपलसरी हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखें कि इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। पूछ सकता है आपको कि जो अधिनियम एक्ट है मैरिज वाला चाइल्ड का, वो कैसा है? तो जमानती, गैर जमानती है, दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको याद रखना होगा गैर जमानती, यानी कि इसमें जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है। परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी, ये भी अपवाद टाइप से ही समझ सकते हैं। कारावास नहीं होगा स्त्री में। ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आज का चाइल्ड मैरिज एक्ट 2002। इसमें आपने देखे होंगे कि हमने किस प्रकार से क्वेश्चनों को देखा और कौन कौन से अपराध और दंड थे, कौन कौन सी धाराएं थी, ये सबको हमने बहुत अच्छे से देख ली हैं। तो याद रखेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, तो आप इनको नोट्स बनाकर चलते रहिएगा, या साथ ही साथ आप चाहें तो इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हम बहुत जल्द ही पोक्सो एक्ट को ख़त्म करने के बाद ICT यानी कि नॉलेज ऑफ ICT जो क्वेश्चन आने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। और एप्टीट्यूड के लिए भी तैयारी चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो पूछा जा रहा है। कुछ यूट्यूब में ऐसा देखने मिल रहा है यूट्यूब में, और इसके कंटेंट कहीं भी नहीं है, लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो बहुत सिंपल होता है, एक बेसिक नॉलेज टाइप का है, तो उससे क्वेश्चन रहेंगे, तो उसकी क्लास हम लेने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इससे जुड़े रहने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।